हेलो फ्रेंड्स, IQ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का वो सेगमेंट लाया हूँ जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आपके बहुत काम आने वाला है। मेरा नाम है राकेश कुमार ज्योति और आप इस वक्त हैं IQ स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, बंगाल विभाजन 1905 से 1906। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उन उत्तरदायी परिस्थितियों को जिसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ और बाद में चलकर देश में अलग अलग तरह की क्रांतिकारी संगठनों ने इसमें सम्मिलित हुआ, अलग अलग राजनेताओं ने इसमें अपना योगदान दिया। इसके अच्छे बुरे पहलू को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों रद्द कर दिया गया। तो चलिए, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। ये लॉर्ड कर्जन को अभी आप देख पा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे भारत के। ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था ये। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों ने जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ और उसका सबसे विवादास्पद कार्य जो था वो था बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन का जो सबसे विवादास्पद कार्य था वो बंगाल विभाजन था और बंगाल विभाजन को इन्होंने ये कह के इम्प्लीमेंट किया कि बंगाल एक बृहद एरिया है, बंगाल एक बड़ा एरिया है और इस पे प्रशासन का नियंत्रण रख पाना कठिन है। लेकिन दरअसल इसके पीछे मंशा कुछ और थी। बंगाल को पृथक करके दरअसल लॉर्ड कर्जन डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो शासन करो की नीति का प्रतिपादन कर रहे थे। वो हिंदू और मुस्लिम की राष्ट्रवादी एकता को समाप्त कर देना चाह रहे थे। तो ये जो बंगाल है उसको दो भागों में सेपरेट कर दिया गया। पूर्वी बंगाल जो कि ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है और ये बांग्लादेश, आज आप जानते हैं इसे बांग्लादेश के नाम से, और जो वेस्ट बंगाल बच जाता है जो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, राज्य है वेस्ट बंगाल, उसमें बिहार, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल का एरिया सम्मिलित था। इस मैप पे हम देखेंगे बंगाल पार्टीशन, यानी बंगाल पार्टीशन को देखेंगे कि ये किस तरह का एरिया को मिलाकर बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया था। पहले मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ। ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट बंगाल। ये आप देख पा रहे हैं ईस्ट बंगाल। ये जो ईस्ट बंगाल है यही आज का वर्तमान का बांग्लादेश है। तो दरअसल 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिए। अब ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव क्या है, मैं इसे आगे आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, जो कि ये ईस्ट बंगाल आप देख पा रहे हैं, ये ईस्ट बंगाल है जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट बंगाल में असम को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। यहाँ की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। ठीक है, 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ढाका यहाँ की राजधानी निर्धारित की गई थी। ये देखिए आप ढाका, ये रहा ढाका, ये ढाका है। और जो शेष रेस्ट जो बंगाल बच गया था जो कि वेस्ट बंगाल है, ये देखिए WB वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल कोलकाता, ये देखें आप, ये रहा कोलकाता। तो विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में को सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे।
ये आप देखिए, मैं इसको ये दिखा देता हूँ। ये वेस्ट बंगाल का जो एरिया था उसको बिहार से और उड़ीसा से मिलाकर वेस्ट बंगाल बनाया गया, और ईस्ट बंगाल जो था उसको आसाम, चटगांव, राजशाही और ढाका का क्षेत्र शामिल करके ईस्ट बंगाल बनाया गया था। ठीक है, मैप पे क्लियर है? आगे बढ़ें। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल की बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। 20 जुलाई को 20 जुलाई 1905 के दिन बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया था, और इसी दिन पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रवादियों ने, देशवासियों ने वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी भी बांधी। स्वदेशी तथा बहिष्कार। अब हम देखते हैं कि ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या था। दरअसल बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी को अपनाने की बात कही गई थी, क्योंकि स्वदेशी का मतलब होता है देश में निर्मित चीज़ें और देश में बनी चीज़ें, और बहिष्कार का मतलब होता है विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि जो थी वो थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह स्वर्णकाल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। तो आप समझ गए कि स्वदेशी का अर्थ यहाँ यही था कि देश में निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करना। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की असली जो मंशा थी वो बंगाल के राष्ट्रवादियों को दुर्बल करना था। यानी बंगाल राष्ट्रीय चेतना का एक गढ़ बनता जा रहा था, और लॉर्ड कर्जन यही चाहते थे कि बंगाल की जो राष्ट्रीय चेतना है उसको तोड़ दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन को लागू किया। तो हालांकि तर्क ये दिया गया था कि इसकी आबादी बहुत बड़ी है बंगाल की, और प्रशासनिक सुविधा के अनुरूप इसे ढालने के लिए इसका विभाजन आवश्यक है। लेकिन कुछ हद तक ये बात सही हो सकती थी, लेकिन इसकी वास्तविक जो मंशा वो थी, वो विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पूर्वी बंगाल तथा आसाम, और दूसरे भाग में शेष बंगाल रह गया। इसके पीछे मंशा यही थी कि सरकार भारत के राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहती थी, ताकि देश के हित के लिए कोई आवाज़ न उठ सके। उदारवादियों का बंगाल विभाजन। तो आप जानते हैं कि सूरत स्प्लिट से पहले की ये घटना है। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस जो थी वो 2 सेक्टर में बट गई थी। एक सेक्टर एक्सट्रीमिस्ट का था और एक सेक्टर मॉडरेट्स का था। उदारवादी जो थे वो मॉडरेट्स थे, और उग्र विचारधारा रखने वाले क्रांतिकारी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। तो यहाँ कुछ उदारवादी नेता है, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम यहाँ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो हैं, दरअसल उन्होंने विभाजन के लिए ये कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। के मिश्रा जी हैं, पृथ्वी चंद्र रॉय जी हैं। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए थे वो थे जनसभाओं का आयोजन। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक उदारवादी थे, ये हिंसा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, और ये याचिकाएं और अनुनय विनय द्वारा ही अपनी बात को सरकार से मनवाने की प्रयत्न करते रहते थे। तो जनसभाओं का आयोजन करना, याचिकाएं
सरकार को भेजना, संशोधन प्रस्ताव देना, पंपलेट्स छपवाना और उन्हें वितरित करना, समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचार और अभिलेखों को भेजना, यही उदारवादियों की मंशा थी जिससे वो देश को स्वतंत्र कराने पे लगे हुए थे। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में। इसके अंतर्गत अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़ों बेचने वालों के दुकानों पर धरने दिए गए। इस प्रकार बंगाल के नेताओं ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बना दिया। उग्र और क्रांतिकारी आंदोलन। अब जरा हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने अपना कौन सा तरीका अपनाया बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो था उन्होंने तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये तीन महान नेता जो थे उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से यानी उग्र आंदोलन के तरफ से अपना योगदान दिया। दरअसल उग्र आंदोलन होने का रीज़न ये था कि सरकारी दमन और जनता की कुशल नेतृत्व ने नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। लोग अब सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा रख के और उनके अनुनय विनय वाले प्रस्ताव से खुश नहीं थे। अब कुछ युवा क्रांतिकारी अपने हाथ में बागडोर संभालना चाहते थे और इस तरह आप देखेंगे कि इस दरमियान अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। जैसे कि बंगाल में बनाया गया संगठन था अनुशीलन समिति। ये देखिए आप, अनुशीलन समिति बनाया गया था। इसकी स्थापना 1902 में ही हो चुकी थी और मिदनापुर के ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा तथा कलकत्ता के जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र नाथ घोष ने इसकी स्थापना की थी। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में और भी बहुत सारी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे। इसके बाद अभिनव भारत, ये देखिए अभिनव भारत जो था 1904 में बनाया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जी ने बनाया था। उसके बाद मित्र मेला और आचार्य बांधव समाज जो थे, ये कुछ क्रांतिकारी संगठन थे जो कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। अब सरकार की ये नीति थी कि दरअसल क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में उग्र क्रांति की बागडोर संभाल ली थी। अब इस उग्र क्रांति से डरकर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये एहसास होने लगा कि अगर ये क्रांति ज़्यादा उग्र हो गई तो हो सकता है उन्हें तुरंत देश से निकाला मिल जाए, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ जाए या सत्ता की बागडोर उनके हाथ में ना टिके। इसलिए 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द होते ही हमारे पास आंदोलन की कुछ मुख्य उपलब्धियां आई। ये मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला, व्यापक सामाजिक प्रभाव। अब हमें अपने समाज में एक व्यापक प्रभाव को देखने को मिला, यानी अब समाज एक बेहतर तरीके से सामने उभर कर आया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, यानी हमारी जो सांस्कृतिक समृद्धि थी उस पर हमें गर्व हुआ और इस समृद्धि के तहत ही हमें इस चेतना का एहसास हुआ कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा। पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़कर आधुनिक विचारधारा और वैज्ञानिक सोच को तरजीह दिया गया। भारतीय साहसिक राजनीति, यानी भारत की जो राजनीति थी अब वो दबू किस्म की नहीं थी, अब वो साहसिक राजनीति हो चुकी थी। सरकार यानी ब्रिटिश सरकार से पंगा लेने के लिए, ब्रिटिश सरकार से उलझने के लिए अब भारत की राजनीति एक अलग मुकाम पे पहुंच चुकी थी। भागीदारी एवं राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। राष्ट्र के लिए लोग इन सब चीज़ों से परिचित हुए और आंदोलन ने हमें ये सब सिखाया। तो बंगाल विभाजन के लिए मैंने आपको जो बताया है वो काफ़ी एक फिल्टर्ड किया हुआ तर्क था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
ये IQ स्टडी है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी ये प्रेरणा मिले कि हम आपके लिए आगे भी मेहनत करते रहें और आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू।